Hello everyone. Today we are going to start your fourth unit of your contract act, that is a performance of contract, right? Performance of contract के unit में आज हम section number 37 to 45 sections करने वाले हैं, right? So contract के पूरी ये जो fourth unit है उसको मैंने कुछ sections में divide किया है. So first of all आज की class में 37 to 45 sections complete करेंगे and along with sections ही provisions को याद करेंगे, right? कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि बच्चों को सेक्शंस लर्न नहीं होते. सेक्शंस आपको इसलिए लर्न नहीं होते हैं कि आप प्रोविजंस के साथ साथ सेक्शंस को लर्न नहीं करते हो. आप प्रोविजंस के बाद सेक्शंस को लर्न करते हो, राइट? पहले प्रोविजंस को समझ लेते हो, सेक्शंस को बाद में सोचते हो कि हम उसको लर्न करेंगे, बट सेक्शंस को साथ के साथ ही लर्न करें. सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 37 सेक्शन डील करता है ऑब्लिगेशन के ऊपर, राइट? ऑब्लिगेशन कौन परफॉर्म करने वाला है, राइट? ऑब्लिगेशन किसकी बनती है, राइट? 37 डील्स विद द ऑब्लिगेशन एंड प्लस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ये हमने सेक्शन नंबर हमारा जो यूनिट नंबर 1 है उसमें भी ये चीज किया है कि कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है, राइट? सो अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तो वो ऑब्लिगेशन किसको परफॉर्म करना है, राइट? सो एक बार हमने ऑब्लिगेशन हमारी अराइज हो जाती है, राइट? ऑब्लिगेशन अराइज हो चुकी है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट को हमने परफॉर्म करना है, राइट? तो क्या अब उस ऑब्लिगेशन का रिफ्यूजल किया जा सकता है? सेक्शन नंबर 38 एंड 39 उसके साथ डील करते हैं कि क्या ऑब्लिगेशन का रिफ्यूजल हो सकता है. तो 38 39 रिफ्यूजल पे होंगे. ट्रांसफरी एंड ट्रांसफर, सॉरी, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी दोनों का जो रिफ्यूजल है, क्या उनमें से दोनों रिफ्यूज कर सकते हैं. देन सेक्शन नंबर 40, 41, 42 डील करते हैं बाय whom द कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म. 42 to 45 सेक्शन एक्चुअली डील करते हैं ज्वाइंट प्रोमिसर एंड ज्वाइंट प्रोमिसी के साथ, उनकी क्या राइट्स एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या राइट्स एंड क्या ड्यूटीज उनकी बनती है, राइट? सो we are going to start with the section number 37, right? So now we are going to start with the section number 37. 37 क्या है? obligation plus legal. अगर हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है उसमें ऑब्वियसली ऑब्लिगेशन है. ऑब्वियसली अगर ऑब्लिगेशन है सो वो ऑब्लिगेशन कौन परफॉर्म करने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन हिमसेल्फ, वो पर्सन खुद से उसको परफॉर्म करेगा. अगर वो खुद से परफॉर्म नहीं कर पाता है ड्यू टू एनी डेथ, राइट, ड्यू टू डेथ अगर उसको परफॉर्म नहीं करता है देन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी कम इनटू द पिक्चर, राइट? लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब होती है और कब नहीं होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम अपने पीडीएफ नोट्स पे चलते हैं. पीडीएफ नोट्स जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं उसमें चलते हैं. उसमें हमने पूरे नोट्स में सब चीजों को डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हुआ है, राइट? यस, दीज आर द पीडीएफ नोट्स. इसमें हमने परफॉर्मेंस के सब सेक्शंस को बहुत ही डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा है, उनको समझते हैं. सेक्शन नंबर 37 क्या कहता है? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म, राइट? टू बी वेरी सिंपल, हमारी ऑब्लिगेशन किसकी स्टैंड करती है? पार्टीज टू परफॉर्म की करती है. पार्टीज टू परफॉर्म है, उनको परफॉर्म करना है जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? आइदर उसको परफॉर्म करना है या ऑफर टू परफॉर्म करना है. ऑफर टू परफॉर्म को हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, राइट? सो अब यहाँ पे हमने अटेम्प्टेड टू परफॉर्मेंस क्या होता है इसको अभी नीचे देखेंगे, हम इसके इलस्ट्रेशन के थ्रू उसको देखेंगे. सो परफॉर्मेंस हमने क्या बोला है कि परफॉर्म, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है इन केस पर्सन की डेथ हो जाती है जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है. सो वहां पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है? वहां पे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है, राइट? तो यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो जाएगी? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी. But in case of any personal skill required, that person's skill required always in teacher, टीचिंग प्रोफेशन, डॉक्टर या पेंटर, राइट? ये तीन ही प्रोफेशन मैंने आपको हमेशा बताए हैं जिसमें कि पर्सनल स्किल की रिक्वायरमेंट है, राइट? तो उस केस में अगर पर्सनल स्किल की रिक्वायरमेंट है सो वहां पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस चीज को परफॉर्म नहीं कर पाएगा. लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर बाउंडेशन नहीं होगी. A promise to paint a picture for B by a certain date at a certain price. A dies before that date, then the contract cannot be performed, cannot be enforced by the A's representative. So now 37 section किस चीज पे डील करता है, ये चीज हमको क्लियर हुई है. 37 सेक्शन हमारा डील करता है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं. वो आपका जो परफॉर्मेंस है आइदर
परफॉर्मेंस होगा या ऑफर टू परफॉर्मेंस होगा। ऑफर टू परफॉर्मेंस को हमने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी बोला है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या होता है वो अभी हम नीचे देखेंगे अपने पीडीएफ नोट्स में। तो अभी ये दो इलस्ट्रेशंस में हमने क्या देखा है कि अगर पर्सन की डेथ हो जाती है पार्टीज की, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बाउंडेशन बनती है, राइट। और अगर यहाँ पे पर्सनल स्किल की रिक्वायरमेंट है तब बाउंडेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव की नहीं होती, राइट। सब उसके बाद हमने बोला एक्चुअल परफॉर्मेंस तो वेरी सिंपल है। एक्चुअल परफॉर्मेंस ने एक्स से बोरो किए हैं 5 लाख और वाई उसने 1 मंथ के बाद पेमेंट कर दिया, उसका रीपे कर दिया ऑन ड्यू डेट, दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है, पी ने प्रॉमिस किया था सर्टेन गुड्स डिलीवर करने की आर, ठीक है। P takes the goods to the appointed place. P उस जगह पे बिजनेस आवर्स के अंदर उस जगह पे उसको डिलीवरी देने गया है, बट R refuses. R ने रिफ्यूज कर दिया है, सो इसको हम बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, राइट। दिस इज कॉल्ड एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्योंकि P ने तो अटेम्प्ट किया ना, राइट। P ने तो ऑफर टू परफॉर्म किया, अटेम्प्ट किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और अराइज हो जाता है कि यहाँ पे R ने जो डिफ्यूज कर दिया है उससे क्या होगा, P को उसका प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसके सारे आंसर्स, इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट में ही है, सब मिलेंगे हमको आंसर्स, राइट। बट एज ऑफ नाउ हम उसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस का कौन सा टाइप है। सो ये परफॉर्मेंस का अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस टाइप है। सो दो ही तरह की परफॉर्मेंस होती है, या तो एक्चुअल या फिर अटेम्प्टेड, राइट। अभी इसी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को लेके हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है 38 सेक्शन। इसमें एक्चुअल में 38 सेक्शन में रिफ्यूजल हुआ है। किसने किया है रिफ्यूजल, यहाँ पे प्रॉमिसी ने, राइट। जो हम ऊपर बात कर रहे थे उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। हम बोल सकते हैं कि प्रॉमिसर ने यहाँ पे परफॉर्म किया लेकिन प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। सो अगर प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है तो प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस। यहाँ पे प्रॉमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं है नॉन परफॉर्मेंस के लिए, बट these three conditions must be there, right। वो क्या है कि it must be unconditional, right। for example यहाँ पे A पर्सन है, A ने डिलीवरी देना था B को कार का, B ने पेमेंट करना है, तो A डिलीवरी देने के लिए पहुंच तो जाता है, लेकिन ऑन दैट डेट ऑन दैट टाइम A वहां पे एक कंडीशन रख देता है, I will give you the delivery of this car only when if you buy my iPhone also, right। आप मेरा iPhone भी खरीदोगे along with the car, only then I will give you the car, right। अगर ऐसी आपने कंडीशन रखी है तो B के पास राइट है उसको रिफ्यूज करने का, राइट। सेकेंड पॉइंट है कि आप प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस पे नहीं पहुंच रहे हो डिलीवरी करने के लिए, आपको गोडाउन में बोला था डिलीवरी करने के लिए, आप किसी के घर जाके डिलीवरी कर रहे हो, नॉट अलाउड, राइट। देन अगर आपको ऑफिस आवर्स का टाइम, बिजनेस आवर्स के टाइम पे आपको डिलीवरी करना है, पर किसी के घर आप रात को 12 बजे जाके डिलीवरी कर रहे हो, दैट पर्सन हैज अ राइट टू रिफ्यूज, राइट। थर्ड पॉइंट है अगर आप डिलीवरी कर रहे हो ऑन दैट टाइम, प्रॉमिसी के पास राइट होता है क्या करने का, इंस्पेक्शन करने का, क्वेश्चन करने का, पर आप उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो, आप उसको कोई इंस्पेक्शन करने का राइट नहीं दे रहे हो, तो प्रॉमिसी के पास राइट है। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे 37 सेक्शन में हमने क्या बोला है, प्रॉमिसी के पास अगर प्रॉमिसी अगर यहाँ पे अगर डिलीवरी नहीं लेता है, रिफ्यूजल करता है, सो प्रॉमिसी अगर रिफ्यूजल करता है, अगर तो ये तीन चीजें हैं तब रिफ्यूजल करता है तब तो ठीक है। अगर ये तीनों चीजों में से कोई चीज भी, अगर तीनों चीजें नहीं है, मतलब ये तीनों चीजें बेसिकली नहीं होनी चाहिए, राइट। ये तीनों कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, अगर तीनों कंडीशंस होती हैं तो हम बोलते हैं कि प्रॉमिसी ने जो किया सही किया है, राइट। उस केस में प्रॉमिसर के पास कोई राइट नहीं बच जाता टू क्लेम द मनी, टू क्लेम द पेमेंट। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल। यहाँ पे 39 सेक्शन बेसिकली किसके साथ डील करता है, प्रॉमिसर ने परफॉर्म करने से मना कर दिया है। प्लीज इन सेक्शंस का जो बेसिक डील है किस चीज के साथ है, इस चीज को समझें, राइट। अदरवाइज आप सोचें कि स्टडी मटेरियल से या नोट्स से हम इसको रट लेंगे, हम इसको समझ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप इसका जो बेसिक की वर्ड्स हैं या बेसिक जो सिनेरियो है इस पर्टिकुलर सेक्शन का, उस चीज को समझें। 38 में भी रिफ्यूजल है, 39 में भी रिफ्यूजल है। 38 में रिफ्यूजल है हमारे प्रॉमिसी का, राइट। 39 में रिफ्यूजल है प्रॉमिसर का, प्रॉमिसर ही खुद परफॉर्म नहीं कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे ये दो इलस्ट्रेशन की हेल्प से वी कैन टोटली अंडरस्टैंड द होल सेक्शन। ए एक सिंगर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ, वो बी कौन है, मैनेजर है थिएटर का।
क्या करने का, उसको सिंगिंग करना है एट थिएटर 2 nights in every week during the next 2 months. 2 महीने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था. Be engaged to pay the 100 rupees for each night's performance. On 6th night, A willfully absent. राइट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2 महीने का. 6th नाइट को ही A क्या करती है, वो willfully absent हो जाती है. देन इन दैट केस B के पास पूरा राइट है. प्रोमिसर खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो प्रोमिसर के पास राइट होगा ना क्या करने का, रिप्यूडिएट करने का कॉन्ट्रैक्ट. बट यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, ये बी एग्जाम्पल में, बी इलस्ट्रेशन में आप यहाँ से पढ़िए, ठीक है. जो ऊपर तक का हमने लिखा है विलफुली एब्सेंट, ये तो सेम है, एज इट इज सेम एग्जाम्पल है. बट विद द एब्सेंट ऑफ बी, सॉरी विद द असेंट ऑफ बी, बी की असेंट से, बी की कंसेंट से, बी की परमिशन से, इफ ए सिंग्स ऑन द 7th नाइट, 6th नाइट को वो नहीं आई, 7th नाइट को आप उसको परमिशन दे रहे हो गाना गाने के लिए अपने थिएटर में. उसके बाद अगर आप चाहें कि अब हम 8th 9th से उससे गाना नहीं गवाएंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट कर देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे नाउ यू आर बाउंड. आपने एक बार अगर प्रॉमिसर परफॉर्म नहीं करता है, आपके पास राइट है, आपके पास प्रॉमिसी के पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर दे. बट उसकी जो नॉन परफॉर्मेंस है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, राइट, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर रहे हो, और बाद में आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करना चाहते हो, बाद में कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट नहीं होगा, राइट. यहाँ पे वॉइडेबल वाली बात नहीं है, यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं आएगी, क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा है विद द असेंट ऑफ बी. बी की कंसेंट, बी की परमिशन के साथ हम आगे चल रहे हैं. सो उसके साथ ए बाद में अगर परफॉर्म कर लेती है तो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, बी का जो रिप्यूडिएट करने का राइट है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है. ए के पास राइट बच जाता है अब क्लेम करने का, ठीक है. हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या बी जो है उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है, राइट. उसकी एक नाइट उसके थिएटर में गाना नहीं गाया गया, एक नाइट उसके थिएटर में परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो उसको लॉस हुआ होगा, डेफिनेटली लॉस हुआ होगा. यस, that person has a right to claim the damages. damages claim किए जाएंगे. देखिए damages हमने ऊपर भी बात की है कि कैसे damages claim किए जाएंगे. कॉन्ट्रैक्ट अगर रिप्यूडिएट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाता है, क्या क्या उसकी रेमेडीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही कर दिया जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट के damages claim किए जाएंगे. ये हमारा पार्ट है किसका, हमारे यूनिट नंबर 5 का, राइट. उसमें damages claim होंगे, सीओ भी होगा. वो कैसे होगा वो हम अगले सेक्शन, अगले हमारे नेक्स्ट यूनिट में करेंगे, ठीक है. सो अब हमारा आ जाता है, हमने अभी तक 37, 38, 39 कर लिया है. सो नाउ बाय whom द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, ये है 40, 41, 42. 42 के साथ ही हमारा ज्वाइंट प्रॉमिसर प्रॉमिसी भी ऐड हो जाएगा, ठीक है. सो 40 में हमने 40 हमारा सेक्शन एज यू कैन से 37 जैसा ही है. 40 सेक्शन में हम क्या बोलते हैं, प्रॉमिसर, the person by whom the promise to be performed, हमने ऊपर लिखा है promisee may be performed by himself, agent, legal representative, third party and joint promiser. So himself, agent and legal representative deals with the section number 40. Third party deals with the section number 41. Joint promiser deals with the section number 42. So now इसको लर्न करने के साथ साथ अगर हम इसके सेक्शंस भी लर्न कर लें, then it will be become very easy. उसमें कोई डिफिकल्टी ही नहीं रहेगी, राइट. हाँ, अगर आप कहें कि मैम सेक्शन लर्न नहीं होता क्योंकि प्रोविजंस के साथ साथ हम लर्न नहीं करते, बाद में लर्न करने की कोशिश करते हैं, बाद में लर्न नहीं होंगे, राइट. ओके, सेक्शन नंबर 40 क्या है, पर्सन बाय होम द प्रॉमिसी टू बी परफॉर्म. पर्सन बाय होम किसको परफॉर्म करना है भाई, हिमसेल्फ, उसको खुद से करना है. हिमसेल्फ, हरसेल्फ इज द सेम थिंग, वो मैंने क्लासेस में बताया है. यहाँ पे लॉ में जहां पे भी ही हिमसेल्फ लिखा है, इट रिप्रेजेंट बोथ, मेल फीमेल बोथ, राइट. So it appears from the nature of the case, right? Nature of case के ऊपर डिपेंड करता है भाई. कॉन्ट्रैक्ट आप खुद से कर सकते हो, अगर आपको अपने एजेंट को भी भेजना है, एजेंट को भी भेज सकते हो, बट एजेंट यहाँ पे एथोराइज किया जाएगा उस काम के लिए, देन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल. लीगल रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर में हमेशा कब आता है, ड्यू टू डेथ या ड्यू टू यू कैन से कि उस पर्सन की इनकैपेसिटी हो जाती है. इनकैपेसिटी के और भी रीजन होते हैं, अनसाउंडनेस हो गया है, वो पर्सन साउंड ही नहीं रहा, या वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो गया है, तो उस केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर में आता है, राइट. सो हिमसेल्फ हो सकता है, एजेंट हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है. एजेंट कब आएगा पिक्चर में, एजेंट कब आएगा, जब हमारा
उसको हमने एथोराइज किया, राइट? ओके, सो यहाँ पे हमने वही सब चीजें लिखी हैं हमारे इस इलस्ट्रेशन में। ये बी पॉइंट हमने क्या लिखा है, ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर। अगर पिक्चर पेंट करने की बात है, अगर पर्सनल स्किल की बात है, तो एजेंट नहीं आएगा, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा, राइट? इस पर्टिकुलर सेक्शंस में जो हमारे यूनिट नंबर 4 के सेक्शंस हैं, इनके कुछ सेक्शंस मिक्स एंड मैच हैं, कुछ सेक्शंस जैसे 37 सेक्शन के साथ ही 40 डील करता है, राइट? लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने एजेंट को डालना था, इसके लिए एक पर्टिकुलर नया सेक्शन बनाया गया, ठीक है? सो 37 में एजेंट नहीं था, राइट? सो लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं है, सेम कुछ सेक्शंस हमारे सेम है, लेकिन वो फिर भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, राइट? ओके, सो 41 सेक्शन किस चीज के साथ डील करता है? यस, 41 सेक्शन जो हमारा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे है? 41 सेक्शन हमको पावर देता है थर्ड पार्टी। हमने सबसे 37 सेक्शन से बोलते आ रहे हैं कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैव द ऑब्लिगेशन, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैव द ऑब्लिगेशन। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही तो ऑब्लिगेशन होगा ना, यहाँ तो थर्ड पार्टी आ गया, राइट? तो इसको हम इस एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा हम फ्रेम कर लेते हैं। क्या है ये एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल हमारा बोलता है यहाँ पे देयर आर टू पार्टीज, ए पार्टी है एक, राइट? एक बी है, ये ही दो पार्टीज है। ए ने रिसीव किए हैं सर्टेन गुड्स फ्रॉम बी और प्रॉमिस किया है कि भाई मैं आपको 1 लाख रुपीज दूंगा। पैसे किसने देने हैं? ए ने देने हैं। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ए बिकम अनेबल, राइट? ए इज अनेबल टू मेक द पेमेंट। ए अभी पेमेंट नहीं कर सकता, ठीक है? ए पेमेंट नहीं कर सकता, तो अभी क्या करें, कैसे होगा इसका काम, राइट? यस, ए यहाँ पे पेमेंट नहीं कर पा रहा है, सो उस केस में ए का एक फ्रेंड है, ए का एक फ्रेंड है मिस्टर सी। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ ए एंड ए बैंकरप्ट हो गया सपोज। सो सी इज फीलिंग वेरी बैड कि मेरा फ्रेंड बैंकरप्ट हो गया और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा भी है, राइट? सो वो क्या करता है, बी को, ए ने बी को पेमेंट करना था ना, तो सी बी को पेमेंट कर देता है। कितने रुपीस का पेमेंट कर देता है? 60,000 का। अब ये 60 का क्यों करता है? 1 लाख का ही कर देता है, भाई इसके पास 60 ही थे, 60,000 वो पेमेंट कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ ए। ये बी को बताता है कि ऑन बिहाफ ऑफ ए मैंने तुम्हें पेमेंट किया है। नाउ बी इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वो क्या करता है, अब इस चीज का कि पेमेंट बी को सी ने कर दिया है 60,000 का, ए इज अनअवेयर ऑफ दैट, ए को ये चीज नहीं पता है, राइट? बी अभी अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है और मेक क्या करता है, ये स्यू कर देता है ए के ऊपर 1 लाख रुपीस का। नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्योंकि हम 37 सेक्शन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ऑब्लिगेशन किसकी है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट की है या एजेंट की है। एजेंट के लिए भी हमने बोला एथोराइज होना चाहिए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर में तब आएगा जब आपका उस पर्सन की डेथ हो गई है या कोई इनकैपेसिटी हो गई है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, राइट? ना ये एजेंट है जिसको हमने एथोराइज किया हो, सो फिर ये क्यों पेमेंट कर रहा है? यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी किसी पर्सन के बिहाफ पे पेमेंट कर देता है और मेंशन करता है कि मैंने ये पेमेंट इस पर्सन के बिहाफ पे किया है, सो इस पर्सन का लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है, राइट? नाउ अब हमने बोला कि बी को तो फिर भी 60,000 मिले भाई, 40,000 उसके कहाँ गए? 40,000 उसने चैरिटी तो नहीं दिया ना, यहाँ पे ही इज डूइंग बिजनेस, तो वो 40,000 का क्या करे? क्या वो 40,000 के लिए स्यू कर सकता है? आंसर विल बी यस। नाउ टू होम? अब सीयू फाइल करे तो किसके ऊपर करे, सी के ऊपर करे कि ए के ऊपर करे? ए तो बेचारा बैंकक्रप्ट है, वो कहां से पेमेंट कैसे देगा? अब वो बी सोचे कि सी ने मेरा 60,000 तो दे ही दिया है, चलो 40,000 के लिए भी स्यू करता हूं उससे। नहीं, बी के पास कोई राइट नहीं है सी के ऊपर स्यू फाइल करने का। यस, बी स्यू फाइल कर सकता है ए के ऊपर, बैंकक्रप्ट है, इनकैपेसिटी है, फिर भी स्यू तो फाइल किया जा सकता है, लेकिन 40,000 1 लाख का नहीं। यहाँ पे बी ने स्यू फाइल किया है 1 लाख का, ये समझते हुए कि तो ए को तो पता ही नहीं। ए को चाहे पता है चाहे नहीं पता है, बी को तो पता है ना। बी नोज द फैक्ट कि मुझे ये जो पेमेंट आई है वो ए के बिहाफ की आई है, सो इसके लिए वो ए के ऊपर स्यू नहीं कर सकता। हाँ, रिमेनिंग अमाउंट के लिए वो स्यू कर सकता है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन एक बार पेपर में आया हुआ है, राइट? सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सो नाउ इसको अभी प्रोविजन से पढ़ लीजिए आप। प्रोविजन में क्या लिखा है?
When a promisee accepts a promise, performance of the promise from the third party, he cannot afterwards enforce it against the promiser. Promiser के against आप enforce नहीं कर सकते. That the performance by the stranger, if accepted by the promisee, the result in discharging the promiser. अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो प्रोमिसर डिस्चार्ज हो जाता है. अगर यहाँ पे बी बोलता है सी को, नहीं भाई मुझे तो आपसे पेमेंट ही नहीं लेना है, मैं तो पेमेंट लूंगा तो ए से लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा, राइट? अगर ऐसी बात है तब बी के पास राइट है स्यू फाइल करने का. तो लेकिन उसने तो एक्सेप्ट किया ना, एक्सेप्ट किया तब वो पेमेंट, अब तब वो स्यू नहीं कर सकता, राइट? नाउ वी आर मूविंग विद द सेक्शन नंबर 42. 42 सेक्शन में तो दिस इज अ वेरी सिंपल सेक्शन. 42 सेक्शन बोलता है जॉइंट प्रोमिसर. जॉइंट प्रोमिसर की सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोमिसर्स हैं, राइट? ए बी सी 3 प्रोमिसर्स हैं, ठीक है. ए की डेथ हो जाती है तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव सपोज ई आ जाता है, तो ई बी सी ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी परफॉर्मेंस करने की, राइट? अब बी की डेथ हो जाती है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया जी एफ. सो हम यहाँ पे बोल रहे हैं आपने ज्वाइंट प्रोमिसर अगर हुआ है आपका, तो देखो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल होगा, ये तो 37 सेक्शन से पढ़ रहे हैं, यूनिट की स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं. पर इस सेक्शन में क्या नया आया है? इस सेक्शन में ये नया आया है, अगर ज्वाइंट प्रोमिसर है तो आप ये नहीं कह सकते कि ए की डेथ के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए, उसको डिस्चार्ज कर देंगे. नहीं, वो डिस्चार्ज नहीं होता है, ये पार्टनरशिप नहीं है, राइट? पार्टनरशिप में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट? सो ये चीज हमने यहाँ पे की है. सो नाउ वी आर मूविंग विद द 42, 43, 42 we have done, 43, 44, 45 ये हमारे 3 सेक्शंस हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास में. सो 42 सेक्शंस आई थिंक सबको क्लियर हुआ है. अब देखो 42, 43, 44, 45 ये तीनों ही ज्वाइंट प्रोमिसर और ज्वाइंट प्रोमिसी के ऊपर ही है, राइट? तीनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है. 43 क्या बोलता है? एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म. ठीक है, वो कहता है. सो देखो इन ये जो जर्नल सेक्शंस हैं इनको इनके एग्जांपल्स के थ्रू हमको समझ लेना चाहिए और याद रख लेना चाहिए. यहाँ पे देयर आर द टू, सपोज देयर आर द 3 प्रोमिसर, ठीक है. सो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी एक प्रोमिसर को हम कंपेल कर रहे हैं, बी एंड सी. सपोज हमने तीनों ने मिलके 1 लाख रुपीज पे करना है. किसको पे करना है? डी को पे करना है. तो ये सेक्शन कह रहा है कि क्या ये अगर ये दो लोग बी एंड सी ए को कंपेल कर सकते हैं, भाई तू पेमेंट कर दे डी को. यस, दे कैन डू दैट, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोल सकते हैं. ज्वाइंट प्रोमिसर है लेकिन वो बोल सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं ए को भी, तुम पेमेंट कर दो अभी. लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आप अभी तो आप कंपेल कर लीजिए ए को, लेकिन बाद में यू हैव टू मेक द रीइंबर्समेंट. आपको यहाँ पे ए को पेमेंट करना है. ये नहीं कि ए ने 1 लाख रुपया डी को दे दिया देन ओके बाय बाय छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है. आपकी लायबिलिटी यहाँ पे अब टुवर्ड्स डी नहीं है बट टुवर्ड्स ए तो है, राइट? यहाँ पे इसको दूसरी तरफ से भी समझ सकते हैं. डी भी क्या कर सकता है? किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को कंपेल कर सकता है कि आप दे दो मुझे पेमेंट, राइट? डी को ऐसा लग रहा है कि बी एंड सी तो पेमेंट देने वाले नहीं है, तो डी किसी एक पार्टी को कंपेल कर सकता है कि आप मेरी पेमेंट दे दो. ठीक है, वो पेमेंट दे देगा. लेकिन यहाँ पे बी एंड सी की लायबिलिटी, बी एंड सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती है, राइट? ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बी एंड सी, यहाँ पे ज्वाइंट प्रोमिसर की बात कर रहे हैं तो ज्वाइंटली ही उनकी परफॉर्मेंस परफॉर्म होगी. अगर किसी एक ने कर दी है लेकिन दूसरे पर्सन को, उस पर्टिकुलर पर्सन को बाद में पेमेंट करना पड़ेगा. ओके, सो देन अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सब एग्जाम्पल्स को आप एक बार रीड कर सकते हो. इन एग्जाम्पल्स में इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है. उसके बाद वी आर मूविंग विद द सेक्शन नंबर 44. ये क्या बोलता है? इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ अ वन जॉइंट प्रोमिसर, राइट? दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें क्या हो रहा है? इसमें देयर आर, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 पार्टीज, राइट? ए बी सी 3 पार्टीज हैं, ठीक है. इन 3 पार्टीज ने डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है. तीनों ने मिलके डी को 9 लाख रुपीस देने हैं. अगर 9 लाख की बात करते हैं तो ए ने 3 लाख देने होंगे, इसने भी, बी ने भी और सी ने भी. यहाँ पे डी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ सी, राइट? दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप है. सो ठीक है, फ्रेंडशिप है तो वो वैसे साइड पे होनी चाहिए, बिजनेस में नहीं आनी चाहिए. बट डी यहाँ पे क्या कहता है? सी को कहता है ओके ठीक है यार, तुम मुझे पैसे मत दे,
3 लाख रुपए तूने मुझे देने हैं ना, तो मुझे पैसे मत दे, ठीक है। लेकिन उसने ज्वाइंट उसने प्रॉमिस किया था, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से नहीं किया। यहाँ पे अगर ज्वाइंट प्रॉमिस हुआ है, डी इसको यहाँ पे रिलीज कर सकता है, राइट। अब सी को पेमेंट डी को नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन सी को पेमेंट ए बी को करनी है, क्योंकि वो 9 लाख रुपीज, डी ए और बी से तो 9 लाख रुपीज ले रहा है ना, राइट, क्योंकि ज्वाइंट प्रॉमिस हुआ है, ज्वाइंट प्रॉमिस का जो अमाउंट डिसाइड हुआ है वो तो कम हो नहीं सकता, राइट। सो 9 लाख रुपीज ए बी सी बाउंड है डी को पे करने के लिए, पर अगर डी सी को अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर देता है, भाई कोई बात नहीं, यू आर माई गुड फ्रेंड, तो आप मुझे पेमेंट मत करो, लेकिन ए बी तो पेमेंट कर रहे हैं ना, ए बी पेमेंट भी 9 लाख रुपए ही कर रहे हैं, तो उस केस में सी अब ए बी को वो 3 लाख रुपीज देगा। C is not bound to make payment to D now. C is bound to make payment to A and B, right? Okay, so I think this is also clear to everyone. Now, the last section is what? 45 section, जो आज की क्लास का हमारा last section रहेगा. Devolution of the joint rights. इसका मतलब क्या है, right? When a person has made a promise to 2 or more persons jointly, then unless contrary intention appears from the contract, the right to claim the performance rests as between him and them, with them during their joint lives, and after the death of any one of them, with the representative of such deceased person jointly, with the survivor or the survivors, and after the death of last survivor, with the representative of all the joint representative of all jointly, right? So इसमें basically क्या है, इस example को पढ़ लेते हैं. A in the consideration of 5,000 rupees led to him by B and C, right? यहाँ पे अगर A ने consideration of 5,000 rupees led to him by B and C ने उसको दिए हैं, promises B and C jointly to repay them some interest on a day specified. B dies, B की डेथ हो जाती है, the right to claim the performance rests with the B's representative jointly with the C during the C's life. So यहाँ पे basically हुआ क्या है, A ने jointly पैसा दिया है, किसको jointly पैसा दिया है, B and C को दिया गया है, right? वहां पे हम ऊपर क्या बात कर रहे थे कि 3 लोग मिलके A को पैसा दे रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ने मनी दिया है B and C को, A ने B and C को मनी लेंड किया है, right? सो प्रॉमिस किया है, एंड प्रॉमिसेस बी एंड सी ने प्रॉमिस किया है कि हम आपको आपका मनी रिटर्न करेंगे, विद इंटरेस्ट करेंगे, राइट, विद इंटरेस्ट हम अपना आपका मनी रिटर्न करेंगे. बी की डेथ हो जाती है, तो बी की डेथ हो गई, सो जो राइट टू क्लेम द परफॉर्मेंस रेस्ट विद द बीज रिप्रेजेंटेटिव. यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे ए ने अपना मनी दिया था, किसको, दोनों को दिया था, बी एंड सी दोनों को दिया था, ठीक है. सो इन दोनों ने प्रॉमिस किया है, अभी इन दोनों ने एक को प्रॉमिस किया है कि भाई हम आपका मनी जो है 5,000 आपको विद इंटरेस्ट लौटाने वाले हैं, ठीक है. अब बी की डेथ हो जाती है, बी की डेथ हो गई, तो अब यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि 5,000 का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ए को, या ए को मनी रिटर्न नहीं होगा. ए को मनी रिटर्न भी होगा, विद इंटरेस्ट रिटर्न होगा. यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहाँ पे हमारे बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो जाएगी, राइट. बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सी के साथ मिलके ए को पेमेंट करना है, अलोंग विद द इंटरेस्ट में पेमेंट करना है, राइट. ओके, सो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हुई हैं. नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा सक्सेशन एंड असाइनमेंट के ऊपर बात करेंगे. वो आपका ये जो अभी हमने पॉइंट किया है, आई थिंक 45 सेक्शन, उसको थोड़ा सा और क्लियर करेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. दैट विल बी द सक्सेशन एंड असाइनमेंट. सो अगर आज की क्लास में थोड़ा सा हम अपनी स्लाइड पे चलें, जिसमें हमने सेक्शंस लिखे थे, उसमें देखें कि आपको क्या क्या समझ में आया है. यस, अगर अब देखें हम कौन से सेक्शंस किए हैं आज की क्लास में. आज की क्लास में हमने 37 to 45 सेक्शंस किए हैं. इन सेक्शंस में 37 ऑब्लिगेशन के ऊपर था, 38 एंड 39 रिफ्यूजल के ऊपर था, 40, 41, 42 हमारा बाय होम द कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म था, 40 डील्स विद द हिमसेल्फ, 41 डील्स विद द थर्ड पार्टी, 42 डील्स विद द जॉइंट प्रॉमिसर, राइट, जॉइंट. देन 42 to 45 में हमने जॉइंट प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी की राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिस्कस किया है, राइट. सो आई थिंक 37 to 45 सेक्शन सबको क्लियर हुए हैं. प्रोविजंस के साथ साथ सेक्शंस भी आपको लर्न करने हैं, राइट. ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर.